क्लास नंबर 4 होना चाहिए क्यों भाई? तो भाई हमने दो हार्मोन पढ़े थे, आई थिंक हम लोग पहुंचे, इसका मतलब साइटोकाइनिन पढ़ना है, राइट? साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एबीए, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है? अभी पता लगता है। फंक्शंस इसके पढ़ लिए थे, 6 हो गए थे ना अर्ली मैच्योरिटी तक, राइट? ओके, करेक्ट। भाई ऐसे ही भेज दिया था क्या मैंने पीडीएफ? ठीक भाई, तो नेक्स्ट हार्मोन जो आता है वो है साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन का कमाल सुनो कि उसने ऐसा क्या खास किया जो बाकियों से उसको अलग बनाता है। फिर साइटोकाइनिन वर्ड से, नाम से इंडिकेट होता है, हमने पहले चैप्टर में भी, मतलब पहला तो नहीं बोलूं, दूसरी बार में पढ़ा था, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में जो काम करे उसका नाम है साइटोकाइनिन, राइट? ऐसा हम लोग लिख तो सकते हैं, लेकिन उससे पहले साइटोकाइनिन का ओरिजिन जाने, वो हुआ कहां से। तो ये बात आती है कि इसको करके जो साइंटिस्ट थे वो टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट करते हैं। टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट बोले तो मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें प्लांट के सेल को लेकर एक स्पेशल मीडियम में डालते हैं और वो सेल डिवाइड करने लग जाते हैं, राइट? यानी जो परमानेंट टिश्यूज हैं, डिफरेंशिएटेड हैं, फिर भी डिवाइड करने लग गए, यानी तो वो वाली बात है कि वहां पे क्या हो जाता है, डी डिफरेंशिएशन हो जाता है। कहां के सेल लिए उन्होंने? उन्होंने लिया है टोबैको पिथ सेल्स। टोबैको में स्टेम के पिथ के सेल लिए, टोबैको स्टेम पिथ सेल्स लिए, और इनको रखा स्पेशल मीडियम में। आई रिपीट, स्पेशल मीडियम है, मामूली मीडियम नहीं है। इस स्पेशल मीडियम में क्या चीजें हैं वो जानिए। इस स्पेशल मीडियम का मीनिंग, इस स्पेशल मीडियम का मीनिंग क्या होता है उसे भी समझ लो। तो स्पेशल मीडियम के लिए जो मीनिंग बताने की बात आती है उसमें नाम बनता है कि यहां पर कुछ खास हार्मोन है। हमने लिखा यहां पे ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन सीके। अभी बहुत जल्द पता लगा ने एक्चुअली क्या लिया था। तो डीनेचर डीएनए ऑफ हेरिंग स्पर्म वेल, इसी का नाम क्या दिया गया, ध्यान से सुनना, इसी का नाम दिया है एस काइनेटिन। इसी को स्कूग एंड मिलर ने नाम दिया है काइनेटिन। भाई ये तो एनिमल है, एनिमल से कुछ ऐसा कंपाउंड मिला जो प्लांट के सेल को डिवीजन करने के लिए इंड्यूस कर रहा है, उसका नाम क्या दिया गया, काइनेटिन।
इसका मतलब है काइनेटिन ओरिजिनली प्लांट में नहीं मिलता। नॉट ओरिजिनली फाउंड इन या एक्चुअली फाउंड इन प्लांट। नॉट ओरिजिनली फाउंड इन प्लांट, ये काइनेटिन की बात आती है। जब ये काइनेटिन के बारे में ये बात आती है तो हम लोग कहते हैं कि यार ये इसका मतलब प्लांट में जो इस तरीके के कंपाउंड मिलेंगे वो कौन होंगे, ढूंढेंगे। पहले यहां नतीजा देखिए क्या हुआ, क्या लिखते हैं, Skoog and co-worker observed that from the internodal segments of the tobacco stems, और उसमें भी कौन सा रीजन, पिथ, ठीक है, इंटरनोड में भी पिथ, द कैलस प्रोलिफरेटेड, यहां पे क्या बन जाएगा, कैलस। तो कोई बोलता है कि कैलस का मीनिंग क्या होता है, कैलस का मीनिंग होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। अरे पिथ तो डिफरेंशिएटेड होती है, हमने पिछली क्लासेस में ये लिस्ट बनाई भी थी कि कौन डिफरेंशिएटेड है कौन रीडिफरेंशिएटेड। पिथ तो डिफरेंशिएटेड और यहां लिख रहे हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल मास, यहां पे सारे सेल अनडिफरेंशिएटेड है। ओके, तो यानी कुछ तो ऐसा हुआ स्पेशल मीडियम में जिसके कारण सेल डिवीजन प्रमोट होता है। इसके लिए कौन दोनों काम कर रहे हैं, ऑक्सिन के साथ साइटोकाइनिन। बोलते इसी एक्सपेरिमेंट को फर्दर कंटिन्यू करा। अब इसमें क्या करा उन्होंने, यहां पर ऑक्सिन बढ़ा दी, आई रिपीट, ऑक्सिन का अमाउंट क्या कर दिया, इंक्रीज, ऑक्सिन इज इंक्रीज्ड। तो मैं यहां ऑब्जर्व करता हूं, यहां हो जाता है रूट इनिशिएशन, यहां रूट बनने लग गई है, ये सही है यार। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल में क्या होने लग गया, डिफरेंशिएशन, और क्या आने लग गई, रूट। अब आगे इसके बाद साइटोकाइनिन बढ़ा दिए, यानी वही जो ऊपर काइनेटिन लिखा है ना वो बढ़ा दिया। यहां साइटोकाइनिन सीके इज इंक्रीज, यहां पे साइटोकाइनिन बढ़ा दिया, यहां निकल गया शूट, ठीक है, यहां एडवेंटिशियस रूट है, इधर एडवेंटिशियस शूट है। टिश्यू कल्चर में इस तरीके से प्लांट ट्रेस किए जा सकते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के कॉम्बिनेशन से। अब वर्ड साइटोकाइनिन का ओरिजिन समझिए, में काइनेटिन को प्लस जो वस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट हैं, यीस्ट का एक्सट्रैक्ट है, कोकोनट मिल्क में है, या फिर डीनेचर डीएनए में, इन सब को मिलाकर साइटोकाइनिन कह सकता हूं। टिपिकली डीनेचर डीएनए में जो है उसे काइनेटिन कहता हूं। काइनेटिन इज साइटोकाइनिन, ऑल साइटोकाइनिन आर नॉट काइनेटिन, सारे के सारे साइटोकाइनिन काइनेटिन नहीं है। काइनेटिन एनिमल ओरिजिन का है, प्लांट में जो ऐसा कंपाउंड मिला उसका नाम दिया गया जिएटिन, ZEATIN, और उसकी डिस्कवरी मेज के एंडोस्पर्म से हुई है। तो जिएटिन किस में है, एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू में, यीस्ट एक्सट्रैक्ट में, कोकोनट मिल्क या कोकोनट एंडोस्पर्म में भी है। ओके, उसे जिएटिन कहेंगे। काइनेटिन तो हैरिंग स्पर्म वेल के डीएनए से बना है।
डन। डन। कैरेक्टर्स देख, समझें इसको। ये अकेला ऐसा केस है जो एल्कलाइन हार्मोन होता है। उसका रीजन हम लोग पहले लिख चुके हैं। साइटोकाइनेंस आर डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन, लिखा है हम लोगों ने शुरुआत में जब पीजीआर स्टार्ट हुआ था। बाकी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट टू ऑक्सिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन सिनर्जिस्टिक होते हैं। ये जो इफेक्ट है ना, यहां दोनों मिलके कैलस बनवा रहे हैं, इसके से इसको क्या कहेंगे? सिनर्जिस्टिक, 1+1 2। और इधर ये जो इंपैक्ट पड़ रहे हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का, इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। एक के बाद एक, समोसा पहले चटनी ऊपर, कॉम्प्लीमेंट्री, स्वाद आ गया। 1+1 > 2, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। आई बात समझ में? समोसा अच्छा है, चटनी होती तो। आई बात समझ में? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब तो ये ऐसा है। यहां पर एक काम किया ना, कॉम्प्लीमेंट्री, यहां पर 7 थे सिनर्जिस्टिक। एंटागोनिस्टिक टू एबी एंड डिले इन सेनेसेंस, तो ये कहते हैं ये एबीए से एंटागोनिस्टिक क्यों है, बाद में समझेंगे। डिले इन सेनेसेंस, डिले इन सेनेसेंस करने के बेसिस पर इसको कई बार लिखा जाता है एंटी एजिंग। ये असली एंटी एजिंग है बेटा, ये असली एंटी एजिंग हार्मोन है। जिबलिन तो सिर्फ फ्रूट में, वो भी ऑरेंज के फ्रूट में एजिंग को रोक रहा है। ये किसी भी कट फ्रूट या वेजिटेबल में एजिंग को, यानी उनके खराब होने को रोक सकता है। एग्जाम्पल पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। इनके कुछ और कैरेक्टर के बारे में जब मैं पढ़ता हूं तो मैं कहता हूं काइनेटिन इज ऑफ एनिमल ओरिजिन। ये एनिमल ओरिजिन है, वीगन नहीं है। तो कह रहे हैं एनालोगस कंपाउंड इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर एनालोगस कंपाउंड का एग्जाम्पल इज, उसका नाम है जिएटिन। उससे हम लोग जिएटिन कहते हैं। कहां मिला? इन कोकोनट एंडोस्पर्म, एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यूज यानी वस्कुलर कैम्बियम। वो जो भी पहले लिए गए थे उन्हीं के नाम लिख रहा हूं। यीस्ट एक्सट्रैक्ट, राइट, कोकोनट एंडोस्पर्म हो, एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यूज हो, यीस्ट एक्सट्रैक्ट हो, ऐसे सभी एग्जाम्पल इसमें। और जिएटिन नाम है तो जिया वर्ड आता ही मेज के लिए, तो आप एक और एक नाम जिसे बढ़ा सकते हो वो हो सकता है मेज एंडोस्पर्म। प्लांट में जिएटिन है। लो जस्ट फॉर कंपैरिजन,
डन। चलिए साइटोकाइनिन के फंक्शन भी जान लेते हैं, ये बढ़िया है यार। पत्ती नहीं लाने के लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल है, वो गिरे नहीं ऑक्सिन, उसका साइज बढ़े जिबरलिन, तीनों ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, क्लियर। यहां लिखा है दे प्रोड्यूस न्यू लीव्स, इसके कारण क्या आ रही है, नई लीफ आती है, क्लोरोप्लास्ट चाहते हैं। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि लेटरल शूट ग्रोथ बढ़ती है। जब मैंने जैसे लिखा लेटरल शूट ग्रोथ, मुझे एकदम से दिमाग में आया कि भाई इसका मतलब है कि ये क्या करवा रहा है, ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। यानी जहां ब्रांच बढ़वानी है वहां ऑक्सिन हटाओ, क्या बढ़ाओ, साइटोकाइनिन। क्लियर। लेटरल शूट ग्रोथ बढ़ाना मतलब ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। बाकी दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। अरे जिबरलिन में तो न्यूट्रिएंट मोबिलाइज करवा रहा था सीड में, ये किस में करवाता है, प्लांट में। आप ऐसा लिख सकते हैं इस बात के लिए, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन के लिए आप लिखेंगे यहां शुगर ट्रांसलोकेशन, वेट, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। ओके, ये फ्लोएम फ्लोएम ट्रांसलोकेशन करवाएगा। उसको बढ़ाता है। प्लांट में फ्लोएम ट्रांसलोकेशन मतलब फ्लोएम में जो भी चीज ट्रांसलोकेट होती है, ऑब्वियसली फूड, उसको बढ़ाता है। फल का पक के गिरना ऑक्सीजन कम होने के कारण होता है, वो यूजुअल है बेटा। एब्सिसिक एसिड बढ़ेगा, उसमें एब्सेशन लेयर का बनना होता है, वो सेनेसेंस है। हाँ, एज के कारण जो गिरता है वो सेनेसेंस ज्यादा खास माना जाता है। जब कच्चा फल गिरे तो एब्सेशन है। वो तो जिबलिन था। तो ये तो कट करने के बाद है ना। अब ऐसे सुन कि कच्चा फल है, वो गिरे नहीं ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर। पकने पर टिका रहे जिबरलिन। अब यहाँ पे फल के एग्जाम्पल नहीं लेने का है, वो टिका रहे वो जिबरलिन है, उसका शेप बन जाएगा, वो इलोंगेट हो जाएगा, तो वो जिबरलिन के कारण है। वो कट के अगर बाई चांस गिर गया, या फिर ये कहिए वो कच्चा गिर गया, तो भी मैं उसको पका दूंगा, इथाइलिन है। ठीक है, और वो लंबे समय तक पेड़ से निकलने के बाद फ्रेश बना रहे, तो उसके लिए क्या है, साइटोकाइनिन। डन। इसके अलावा क्या करेंगे वो सुनो। टू कीप कट फ्रूट्स वेजिटेबल्स फॉर लॉन्गर शेल्फ पीरियड, मतलब स्टोरेज की लाइफ बढ़ा रहा है, उसके लिए साइटोकाइनिन यूज कर रहे हैं। यहां लिख देना चाहिए हमें बायो एसे ऑफ साइटोकाइनिन।
क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट। कह रहे हैं कि एक पत्ती को तोड़कर क्लोरोफिल साइटोकाइनिन के सॉल्यूशन में रखा। एक हरी पत्ती को तोड़कर साइटोकाइनिन के सॉल्यूशन में रखते हैं, वो लंबे समय तक ग्रीन रहती है। बस यही क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट कहलाता है। तुमने कोल्ड स्टोरेज शब्द का इस्तेमाल किया, उसके अलावा भी चीजें होती है, ऐसा नहीं है। मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है, ज्यादा होने पर खराब हो जाएगा आलू, तो कोल्ड और ड्राई रखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा ही एप्पल के लिए भी रखेंगे तो उसको हम लोग गैसेस के थ्रू करते हैं, न्यूट्रल गैसेस रिलीज होती है। अब उसमें हम लोग फ्रीक्वेंटली खुद अंदर नहीं जा सकते, जब हम जाएंगे तो उसमें गैस के नॉब्स बंद करेंगे। गैस कौन सी? न्यूट्रल, CO2। ठीक है, या कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा न्यूट्रल होती है CO2 से, ऐसी चीज़ें यूज़ करना। या K2Cr2O7 का यूज़ सुना है? वो इथाइलिन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं केमिकल में। खैर, नॉर्मल आलू को नॉर्मल वेयर हाउस में रख देते हैं, ऑक्सीजन वगैरह का स्प्रे सफिशिएंट है, उतने में छांटते रहते हैं, क्योंकि रेगुलर खपत होने वाला है ना, इसीलिए। कोई रेगुलर खपत ना होने वाला हो तो वाली बात दिक्कत करने वाली होती है। बाहर से आके खत्म कर देते हैं हम। तो ट्रांसशिपमेंट तो बेटा हवाई जहाज में होता है ना, वैसे भी टेम्परेचर कम है। कहाँ, किसने कहा? भैया कार्गो में लोहा लंगड़ आता है, ग्रेन्स जाएंगे तो सूखे जाएंगे, दालें आ सकती हैं, फ्रूट नहीं आ सकता। समझ रहे हो? सी का रास्ता, वो सी का एनवायरमेंट उसको खराब कर देगा, बाकी छोड़। सी को चलाने का खर्चा जो होता है उसके हिसाब से जो फ्रूट आएगा उसकी उतनी कॉस्टिंग ही नहीं निकल पाएगी। अगर वो खराब हुआ तो उतनी उसकी कॉस्टिंग ही नहीं निकल पाएगी। उसमें से ऐसी चीजें आती हैं जो भारी हो और जो 10 दिन बाद भी पहुंचेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो वैसी होती है। कॉस्ट को कम करने के लिए हम लोग सी रूट यूज करते हैं, इसलिए टाइम ऑब्वियसली क्या हो जाता है, ज्यादा। अब जैसे मान लें कि न्यूजीलैंड से एप्पल आया, ठीक है, अब वो जो न्यूजीलैंड से एप्पल आया, अगर हम लोग ये सोचें कि ग्लोब में न्यूजीलैंड कहाँ है, तो उस हिसाब से न्यूजीलैंड से आने वाला जो एप्पल होगा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर वो सी से आएगा तो एक लंबा रास्ता कवर करके आएगा। ठीक है, पूरा इंग्लिश चैनल वगैरह क्रॉस करके, और पूरा ये क्या है नीचे, अरब सागर वगैरह क्रॉस करके तब उसको यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है, इतना लंबा रास्ता, और फिर भी आएगा तो कौन से पोर्ट पे? या तो गुजरात साइड आएगा। ठीक है, अगर गुजरात साइड आएगा तो गुजरात से आके कहाँ जाएगा? जहां पर उसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा मिले, ऐसी किसी मंडी में जाएगा ना। हर जगह थोड़ा ना भेजेंगे कि इंदौर भेज दिया, कोई खरीद ही ना रहा 500 रुपए का सेब। तो वो ऐसी, इसलिए क्या करते हैं कि भैया सीधे ऐसी जगह पे जाओ जहां से शॉर्टेस्ट में पोर्ट होता हो, मतलब कहीं लॉजिस्टिक हो। पहुंचा हवाई जहाज, गाड़ी में से उतरा, ले जाके कोल्ड स्टोरेज में पहुंचा दिया।
सिंपल। जब इंडिया में हिमाचल का एप्पल नहीं चलता है तब पूरा वर्ल्ड न्यूजीलैंड का एप्पल चला रहा होता है। नहीं चलता है मतलब यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, मतलब यहाँ अवेलेबल है और पूरे इंडिया में मिल रहा है तो ठीक, नहीं है तो वही एक्सपोर्ट भी होता है। उस समय न्यूजीलैंड का एप्पल नहीं आ रहा होता और न्यूजीलैंड का एप्पल दूसरी जगह पे भी नहीं जा रहा होता। ठीक है, हम इतना एप्पल प्रोड्यूस करते हैं उतना तो न्यूजीलैंड नहीं कर पाए। बाद में एप्पल की खपत भी कम, उसको खाने वाले लोग भी कम, और दुनिया में फिर न्यूजीलैंड से और बाकी कंट्रीज से एप्पल आते रहते हैं उस समय, कोई दिक्कत नहीं है। भैया अगला हार्मोन जो है दैट इज नेम्ड एज इथाइलिन, वो इथाइलिन है, एक अकेला गैसियस हार्मोन, और इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इथाइलिन ग्रोथ प्रमोटर की एक्टिविटी तो शो करता ही है, रेगुलेटर के भी करता है, हालांकि हमने इसको फिर भी किस में रखा है, सॉरी इनिबिटर को भी शो करता है, इसलिए हमने इसको रखा है इनिबिटर की एक्टिविटी में। मेजरली इट इज अ काइंड ऑफ इनिबिटर, सबसे खास तौर पे इसको इनिबिटर कहा जाए तो वही ज्यादा सही है। एग्रीकल्चर में भी इस कारण से इथाइलिन के रोल ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो सीड को जर्मिनेट करने, बड की जर्मिनेशन को प्रमोट करने का काम करेगा, जबकि बाकी कोई से हार्मोन इतने फ्रीक्वेंटली दोनों तरीके के काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, एक तरफ इससे जर्मिनेशन को बढ़ाया तो दूसरी तरफ स्ट्रेस से बचने के लिए एब्सेशन भी करवाएगा, राइट। तो यानी आप कहते हो कि इसके इंपैक्ट दोनों तरफ है। तो इथाइलिन की डिस्कवरी ऐसे हुई है कि वोलेटाइल कंपाउंड की डिस्कवरी के जैसे किया है। ठीक है, वोलेटाइल कंपाउंड की डिस्कवरी करने की बात हो रही है कि एक वोलेटाइल कंपाउंड डिस्कवर हुआ जो एक्चुअली में संतरे से निकल रहा था और उसने कच्चे केले को पका दिया। बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ इथाइलिन, द गैसियस हार्मोन। अब समझ में आ रहा है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है क्योंकि पके हुए खरबूजे से क्या निकल रही होगी, इथाइलिन। मैं ये नहीं कह रहा सूंघ के देखते हैं तो इथाइलिन की खुशबू आ रही है, ना 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 ना, वो उसका अपना एरोमा है। ठीक है, तो ऐसी चीज हम कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब जिस फ्रूट में तुम इथाइलिन को निकलने से रोक दोगे उसकी राइपनिंग रुक सकती है, जिसमें उसके निकलने को, इथाइलिन के रिलीज को नहीं रोक सकते, उसकी राइपनिंग को रोक नहीं पाओगे। तो यानी आप ये बात कहते हैं इथाइलिन प्रोडक्शन can be regulated by low temperature, न्यूट्रल ऑक्साइड्स या न्यूट्रल गैसेस, जिसमें ऐसा करा जा सके उसे कहेंगे क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। एप्पल में कर सकता हूं, केले में कर सकता हूं, लीची, चेरी, ठीक है, इन चीजों, स्ट्रॉबेरी, इनमें पॉसिबल नहीं है। स्ट्रॉबेरी मार्केट खुलेगी, महंगी बिकेगी, जैसे जैसे शाम का समय आएगा वही 60 रुपए वाला बॉक्स 20 रुपए में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बेच रहा है उसको भी पता है ये कल के लायक बची नहीं है, कोई 20 में ले जाए तो ठीक है, 10 में भी आ रही थी। ठीक है, ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट ऐसा। और दूसरे होंगे कांट बी रेगुलेटेड, आप इसके प्रोडक्शन को रेगुलेट नहीं कर सकते। ऐसे फ्रूट को कहेंगे नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। कुछ नहीं करना, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन को तेज करना है, फ्रूट पकने लग जाएगा।
ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस को बढ़ाने का काम है। जैसे हाई टेम्परेचर पे हो सकता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे हो सकता है, वही इथाइलिन करवाती है, उसी से फल पकते हैं। क्लाइमेट्रिक फ्रूट के एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया एप्पल, बनाना। नॉन क्लाइमेट्रिक में आप डाल सकते हैं नाम स्ट्रॉबेरी का और ऑरेंज का। संतरा भी ऐसा ही है। संतरे को रख, सोच लो कि फ्रिज में रखो और वो बच जाएगा खराब होने से, नहीं, वो खराब होगा फ्रिज में भी। आप उसमें रिटार्ड नहीं कर सकते इथाइलिन प्रोडक्शन को। डन है। तो एक तो नॉर्मल है जो हम लोग आम की पेटियों में देखते हैं या फिर केले के साथ में भी होता है, उसे कहते हैं कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर है जो पेपर में लिपटा रहेगा, पेपर मॉइस्ट होगा, कैल्शियम कार्बाइड को गीला करेगा, कैल्शियम कार्बाइड गीला होने पर गैस रिलीज करता है, उसका नाम है इथाइलिन, और केले या आम पकने लग जाएंगे। ठीक है, ये कॉमन सा तरीका है। लेकिन सेब की पेटियों में से कैल्शियम कार्बाइड नहीं निकलता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग तरीका ढूंढा। उन्होंने कहा कि भाई इसे 2 दिन 3 दिन ट्रेवल करना है सेब को, और आज हम इसे तोड़ेंगे नहीं। तो जब वो पेड़ पे लगा हुआ था तभी एक स्प्रे करी गई। उस स्प्रे के करने से होता यह है कि वो स्प्रे जो होती है उसकी बूंदें जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं प्लांट में, और वो एब्जॉर्ब होने पर अंदर जाकर इथाइलिन रिलीज करवाती है। इस स्प्रे का नाम इथेफोन है। फिर मैं अब आज स्प्रे कर दी सुबह, आज या कल तक मैं उसको तोड़ लूंगा, मतलब इमीडिएटली नहीं, स्प्रे करने की कुछ समय में 1-2 दिन के अंदर मैं उसको तोड़ लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे। मैंने उसको तोड़ लिया, पैक करा, पैक करके बॉक्सेस में ट्रांसपोर्ट में रख दिया। ठीक है, करीबन 3 दिन के बाद इन इंडिया अगर हम लोग फ्रूट की बात करें तो जो भी गाड़ियां चलती हैं वो 3 दिन में नॉर्थ मोस्ट से साउथ मोस्ट पॉइंट पर गाड़ी लगा देंगे। ठीक है, मतलब कहां से चले, हिमाचल से चले, केरल में 3 दिन के अंदर गाड़ी टच कर देंगे, तभी वो फ्रूट की गाड़ियां चलाते, नहीं तो नहीं चला सकते। तरीका यही है। ठीक, अच्छा खासा लंबा डिस्टेंस 3-3 दिन में ऐसे गाड़ियों को टच करना, क्यों, रेट मिलेगा। ठीक है, छोटी मोटी मंडी में तो पहुंचा ही देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। महंगी चीज होगी तो किसी भी मंडी से फ्लाइट से भी भेजी जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना है और अगर हमें गाड़ी से, ग्राउंड से भेजना है, तो अब पॉसिबल है, सड़कें अच्छी हैं, गाड़ियां भी बढ़िया आती हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। रेफ्रिजरेटेड वैन है, उसमें चली जाएंगी। रेफ्रिजरेटेड ट्रक चलते हैं आजकल सड़कों पे, कभी देखोगे तुम, बड़े बड़े ट्रॉले चलते हैं, तो उसके अंदर वहां पहुंचा दिया। अब वहां पे जब पहुंचेगा, बॉक्स खुलेगा तो सेब के ऊपर कलर आ चुका होगा। जब मैंने स्प्रे करी थी खेत में या बगीचे के अंदर, तब वहां पे सेब के ऊपर कलर नहीं था, मतलब वो हल्के से लाल दिख रहे थे, और जब वहां निकाले तो बिल्कुल बढ़िया से लाल कलर शेड के साथ में। ये है कमाल किसका, इथाइलिन का। हमने जिस फॉर्म को यूज किया उसका नाम इथेफोन है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड भी यूज किया जा सकता था, लेकिन सेब के लिए वो उतना ज्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि उसकी स्किन कंपेयर करो आम से, ठीक है, तो वो कैसी रहती है, थिक। केले की भी सॉफ्ट रहती है, ये मत कहना सर इतनी मोटी, अबे मोटी लेकिन है तो सॉफ्ट। ठीक है, क्लियर। मैं ये नहीं कह रहा कि केले को तुम छिलके के साथ नहीं खाते हो, सेब को छिलके के साथ भी खाते हो, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, हार्डनेस, इवन अ थिन कैन बी हार्ड एंड अ थिक कैन बी
सॉफ्ट। दोनों बातों में अंतर है, परमिएबिलिटी वाली बात हो रही है। ठीक है, तो स्प्रे करना ज्यादा आसान था, तो इसलिए स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, ना कि कार्बाइड का, वो ज्यादा अच्छा तरीका है। इंड्यूसेस फीमेल फ्लावर, यानी इंक्रीज इन नंबर ऑफ कुकुम्बर फ्रूट्स। कुकुम्बर मोनोशियस प्लांट है, मेल फीमेल दोनों फ्लावर एक ही पर लगते हैं। फीमेल फ्लावर के नंबर बढ़ेंगे तो ककड़ी की पैदावार बढ़ जाएगी। इसके लिए मैं इथाइलिन को यूज कर सकता हूं, क्योंकि इसने फीमेल फ्लावर्स के नंबर को बढ़ा दिया। हमने ये देखा कि पके हुए ऑरेंज के साथ कच्चे केले भी पक गए, इसलिए नाम दिया फ्रूट राइपनिंग एजेंट। एक वर्ड जिसमें हम लोगों ने मेंशन किया है, रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक। किताब का लाइन है, मैंने बताया ना, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन को बढ़ाने वाला। ज्यादा टेम्परेचर ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन के कारण होने वाले इफेक्ट के जैसा काम करने वाला कौन है? इथाइलिन। इसलिए क्या लिखा है? कॉज रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक। पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कॉज रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक राइज। ऐसी चीजें बढ़ गई हैं। इधर सुने, ethylene is widely used in agriculture. Ethaphone, aqueous solution which is rapidly absorbed by plant organs and release ethylene slowly. इसके इम्पैक्ट अलग है। कार्बाइड के पके हुए केले जो होते हैं ना, वो यूनिफॉर्मली कलर में आ जाते हैं, मतलब पूरे केले का कलर एक साथ बदल जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का इफेक्ट ऐसा होता है। ऐसा ही आम के साथ में भी हो सकता है, लेकिन केला अंदर से कच्चा होगा, आम में खुशबू नहीं होगी, खट्टा होगा खाने में, ऐसा। सेब के साथ इथेफोन का इस्तेमाल करना अलग तरीके की चीज है। उसमें क्या किया गया कि भैया सेब के साथ में जब हम लोगों ने इथेफोन का इस्तेमाल किया है, तो वो शेड के साथ ही आता है, मतलब उसको पहचानना मुश्किल है कि उसे स्प्रे करके पकाया गया है। समझे? उसमें बहुत अंतर दिखाई नहीं देगा, उसके जूसी नेचर में चेंज नहीं आएगा। और फ्रेश एप्पल तो जूसी होता ही है, कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ जूसी नहीं होता, वो कम जूसी होगा, या फिर वो ऐसा लगेगा जैसे हम कोई दूसरा फ्रूट खा रहे हैं, एप्पल नहीं खा रहे हैं। फ्रेश एप्पल खाओगे तो वो जूसी होता है, तब वो कच्चा भी हो तो पता नहीं लगने वाला ना। ठीक है, उसको खाते से ही रस सा निकलता है। अब आम वगैरह में कार्बाइड से पक्का पता लग जाएगा, केले में पता लग जाएगा, देख के बाहर से पीला होगा, अंदर से छीलोगे तो कच्चा। इथेफोन धीरे से इथाइलिन रिलीज करती है। इसके वैसे डिमेरिट दिखाई नहीं पड़ते कि आपको दिक्कत हो, आपको लगे कि फल पका हुआ नहीं है। डन।
फंक्शन सुन भाई, एक, इट इन्फ्लुएंसेस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, स्वेलिंग ऑफ एक्सेस, हेपिकल फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। राइट, जैसे कुकुम्बर के हाइपोकोटाइल का टेस्ट होता है, वो इसका बायो एसे भी होगा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा भी जाता है इथाइलिन के लिए। एक मिनट, सॉरी, वो इथाइलिन के लिए होता है, वो सॉरी एब्सेसिक के लिए होता है, कुकुम्बर का हाइपोकोटाइल यहाँ नहीं। नेक्स्ट, इट प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, सेनेसेंस बढ़ाने वाला और एब्सेशन बढ़ाने वाला, जगह जगह पर डिपेंड कर रहा है। जब ऐसे कहते हैं ना एब्सेशन, तो एक एग्जांपल सुनो, थिनिंग इन कॉटन, वॉलनट एंड चेरी। कॉटन, वॉलनट, चेरी में थिनिंग करवा रहा है, क्या मतलब है इसका भाई? आसान वर्ड बोलूं, छटाई करना, कि वो बंच में, गुच्छे में, गुच्छे में रहेंगे तो उनके जो फ्रूट बनेंगे वो साइज में किसे रहेंगे? छोटे। पता लगा चेरी में गुठली ज्यादा है, पल्प है ही नहीं, तो कौन खरीदेगा उसको? तो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई इससे अच्छा है कि चेरी के नंबर क्या कर दो उसमें, कम। तो जब फ्रूट के नंबर कम हो जाएंगे तो बचे हुए फ्रूट के अंदर न्यूट्रिएंट ज्यादा आने से उसका साइज क्या करेगा? बढ़ेगा। यही कॉटन के अंदर भी है। कॉटन में कॉटन बॉल चाहिए मुझे, कॉटन बॉल सीड से बनती है और सीड के नंबर एक से ज्यादा होते हैं। अब अगर मैं कहता हूं कि दैट यहां पर कई सारे फ्लावर्स एक साथ लगे हुए थे कॉटन में, सबके सब फ्रूट में कन्वर्ट हो गए, तो उनके अंदर से सीड जब निकले तो बंच बन गया, गुच्छा बन गया। अब लेकिन उसमें से फूल फूट नहीं पा रहा या सीड फूट नहीं पा रहा, उसमें से हेयर्स नहीं निकल रहे क्योंकि जगह ही नहीं है। मैं उससे पहले उसकी क्या करवाऊंगा? छटाई, इथाइलिन की स्प्रे करेंगे, नंबर कैसे हो जाएंगे? कम। बचे हुए से उसमें से इकोनॉमिक बेनिफिट होगा भाई। सारा मुद्दा खेती में पैसे का है। पता लगा ऐसी सीड बनी जिसमें कॉटन तो है लेकिन इतनी इतनी सी है, छांटने में भी परेशानी, रेवेन्यू कुछ भी नहीं, मैनुअल वर्क ज्यादा लग गया। ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी। जर्मिनेशन इन पीनट, सीरियल्स के सीड जर्मिनेट करते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा है जिबलेंस। यहां पीनट यानी मूंगफली में सीड की जर्मिनेशन के लिए स्पेशल नाम इथाइलिन। सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल। फ्लावर भी आया, उसके बाद फ्रूट भी बन गया, तो पाइनएप्पल का कमर्शियल इंपॉर्टेंस बढ़ गया भाई। ये एक और एक कमर्शियल रोल। प्रमोट्स रूट ग्रोथ, रूट ग्रोथ को बढ़ाने वाला है और रूट हेयर फॉर्मेशन करवाने वाला। इसका मतलब है इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। द अदर थिंग, elongation of submerged internodes and petiole of paddy plant। धान में केवल, बाकी किसी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ
जो सबमर्ज है ना उनके लिए, जो भी पार्ट बाहर होंगे राइस में उसके ऊपर इथाइलिन का ये कमाल नहीं है, सिर्फ उसी पार्ट पर है जो पानी के अंदर। और एक दिन जब पानी सूख जाएगा तब ये इथाइलिन ये कोई काम नहीं कर रहा होगा। वो चाहती है कि इथाइलिन ने ऐसा चाहा कि ये इंटरनोड और पीटियोल जो है पानी से बाहर निकल जाए, बस इतना। induces flowering in mango. Done. सो नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड। अब एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ना है तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखना, ड्यूरिंग मिड 1960s, ड्यूरिंग मिड 1960s 3 अलग अलग कंपाउंड की डिस्कवरी हुई है। क्या लिखते हैं? 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहिबिटर। नाम क्या क्या होंगे? एक इनहिबिटर बी, दूसरा लिखा है एब्सिसन 2, तीसरा लिखा है डॉर्मेन। और इन तीनों के नाम क्या निकलते हैं? केमिकली आइडेंटिकल। क्या कहा गया उसको? एब्सिसिक एसिड। इसके एनालोगस भी हैं, एनालोगस कंपाउंड्स जो इनहिबिटर की तरह काम करके। नाम एनसीईआरटी से ही, एक फिनोलिक एसिड, एक और एक नाम सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड लिख सकते हो या लिखिएगा पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। अलोन एस्कॉर्बिक एसिड भी चलेगा, ये इसी में है। और भी हैं, टोमेटो में भी होता है, हम उतने पढ़ नहीं रहे। फेरुलिक एसिड करके कहते हैं, टोमेटो के सीड्स में होता है, वो भी इसी के जैसा है, एब्सिसिक एसिड के जैसा, जो जर्मिनेट ना होने दे और एब्सेशन करवाए। हमें जानना है कि इसे स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं।
हो गए? अगला हार्मोन का नाम एब्सिसिक एसिड में कैरेक्टर सुनो। कैरेक्टर नंबर 1, हम जानते हैं कि एब्सिसिक एसिड के एंटी कौन है? साइटोकाइनिन भी है। ध्यान से सुनना कैसे। इधर देख, पहला इंपैक्ट सुनिए। मैं लिखता हूं एबीए, मैं लिखता हूं यहां पे साइटोकाइनिन। क्या ये अपोजिट है? बोला हाँ। ऐसे ये एबीए करवाता है स्टोमेटा क्लोज और साइटोकाइनिन करवाते हैं ओपन। ये हो गया फर्स्ट। इसके अलावा कोई हार्मोन वो भी जान लो। दूसरा भी सुन, इधर लिखा एबीए और इधर लिखा मैंने ऑक्सिन। अब बोलते हैं कि ये क्या करता है, इधर क्या अपोजिट और सीधा इफेक्ट वो भी सुनो। एब्सेशन किसका? यंग लीव्स का। एब्सेशन ऑफ यंग लीव्स, नई पत्तियां झड़ जाएंगी एबीए के कारण। नहीं झड़ने देगा ऑक्सिन। ये अपोजिट है भाई सबका। और सुनिए एक और फिर से। अब जिबलिक एसिड से कंपेयर करते हैं। क्या ये जिबलिक एसिड का अपोजिट है? तो बोलते हैं हां, ये एबीए तो जिबलिक एसिड का भी अपोजिट निकला। कैसे? सीड सीड के लिए इनका क्या इफेक्ट होता है वो सुनो। एबीए डॉर्मेंसी क्रिएट करवाता है और जीए जर्मिनेशन करवाता है। बड के लिए भी सेम, डॉर्मेंसी, ये जर्मिनेशन। तो सबसे जरूरी बात यह सुनना है कि उल्टा ये सबके साथ है। ये ऑक्सिन के साथ भी उल्टा है, साइटोकाइनिन के साथ भी उल्टा है, फिर भी लिखा क्या है? लिखा क्या है? एंटी जिबलिन्स, यानी जिबलिन के साथ ज्यादा उल्टा है। एंटी वर्ड लिखना मतलब क्या? एंटागोनिस्टिक। अभी तक हम लोगों ने एंटागोनिस्टिक किस किस को पढ़ा? एपिकल डोमिनेंस पढ़ रहे थे, तो साइटोकाइनिन बढ़ा रहा था, सॉरी साइटोकाइनिन रोक रहा था, ऑक्सिन बढ़ा रहा था, राइट? वो एंटागोनिस्टिक था। साइटोकाइनिन स्टोमेटा ओपन कर रहा है, एबीए क्लोज कर रहा है, एंटागोनिस्टिक है। जिबलिन सीड को जर्मिनेट कर रहा है, एबीए डोरमेंट बना रहा है, एंटागोनिस्टिक है। ठीक है? एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट फंक्शन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन सिनर्जिस्टिक या कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं। उल्टा काम हो तो क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक। जब एक से ज्यादा हार्मोन कहीं काम करें तो हो सकता है मिलकर काम करें, सिनर्जिस्टिक, एक के बाद एक काम करके बढ़िया काम कर दें, कॉम्प्लीमेंट्री, या फिर उल्टा काम कर दे तो एंटागोनिस्टिक। नहीं तो हार्मोन अकेले तो काम कर ही सकता है, उसे कहते हैं इंडिविजुअलिस्टिक। खैर, जाते हैं, पहले इसका मीनिंग समझिए। यहां ये वर्ड जिसे लिखा गया है स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं? तो स्ट्रेस हार्मोन कहने का कारण समझिए। ठीक है? स्ट्रेस हार्मोन कहने का क्या कारण है वो भी जान लो। जैसे कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, स्ट्रेस हार्मोन के बारे में जानते हुए कि प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम पैथोजन इन्फेक्शन। मान ले पत्ती पर फंगल इन्फेक्शन हो गया। अब पौधा तो क्लिनिक किसी डॉक्टर के पास जा सकता नहीं, फोन है नहीं कि बुला ले किसी को, तो वो क्या करेगा? उस पत्ती को अपने से अलग कर देगा। अपने प्लांट ऑर्गन को अलग कर देना ही क्या कहलाता है? एब्सेशन। समझे? इससे अच्छा कोई तरीका है ही नहीं। बोल ना रहेगा बांस
न बजेगी बांसुरी। मतलब जिसके ऊपर इंफेक्शन हुआ है उसी बॉडी पार्ट को क्या कर दो, रिमूव। अच्छा, पानी अगर कम है, ये तो कैसा कैसा इफेक्ट हो गया, बायोटिक स्ट्रेस। ये कैसा हो गया, बायोटिक स्ट्रेस से बचाना। अगर पानी कम है तो, अगर पानी नहीं है तो स्टोमेटा क्लोज कर देगा। बोला फिर भी पत्तियां नहीं मान रही, पत्तियां ही ज्यादा, बोला पत्तियां ही गिरा दो। नहीं तो पौधा सूख जाएगा। विल्टिंग किसके कारण होता है, वाटर स्ट्रेस के कारण। तो इस तरीके से प्लांट को दोनों केसेस में प्रोटेक्ट कर लिया। बाय प्रमोटिंग एब्सेशन। तो ऐसे वो स्ट्रेस से प्लांट को बचा रहा है भाई, याद रखे रोल। डन। हाँ जी, ट्रिपल रिस्पॉन्स। आएगा तो बेटा ऑक्सीजन का टेंशन नहीं लेने का, अगर कुछ छूटेगा ना वो आएगा। मेरे से छूटता ही वो है, जो मैं पढ़ के नहीं जाता वो पेपर में नहीं आता। अपन बदनसीब नहीं है इस मामले में, ठीक है, अपन इस मामले में बदनसीब है ही नहीं। ठीक, अब एक बार क्या हुआ था कि सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा रहे थे, तो बच्चे ने बोला कि सर नहीं, लास्ट सिलेबस वगैरह सब खत्म हो गया, ऐसी एक दिन क्लास के अंदर बात चली, सर सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा दो। मैंने कहा भाई पेपर है 5 दिन बाद 6 दिन बाद, काय के लिए पढ़ना, सर पढ़ा दो। सर पढ़ा दिया, 4 क्वेश्चन आए थे भाई। मतलब एक आधे क्वेश्चन हो समझ में आता है, 4 क्या होते हैं।
कुछ भी मतलब, ये बच्चे की इंट्यूशन है भाई। कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको ये लगता है कि मतलब मुझे ये नहीं आता, ऐसा वैसा। जैसे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट करके एक चैप्टर था पहले, अब उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता था बच्चे को, फिर भी दे एक एक दिन पहले पूछो बेटा क्या लग रहा है तेरे को दिक्कत, सर वाटर पोटेंशियल बता दो। मन करता था खींच के एक थप्पड़ मार के देख कान के नीचे, क्यों आना है नहीं पेपर में बे। लेकिन फिर भी पूछेंगे सर वाटर पोटेंशियल पढ़ा दो सर। पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते थे, मुझे नहीं मालूम। सेकंड सर, सेकंड इक्वेशन पढ़ा दो सर, सर ईटीसी पढ़ा दो। अगर कोई मेरे से आके लास्ट मोमेंट बोल रहा है सर ईटीसी पढ़ा दो, भगा दूं, क्यों मालूम है रेस्पिरेशन वाला। ठीक है, सिलेक्टेड लाइनें आनी है बस, सिलेक्टेड, उससे ज्यादा कुछ नहीं आना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसने दिया, लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसने लिया, हाइड्रोजन किसने लिया, क्या बनाया, साइटोक्रोम सी कहां लोकेटेड है, खत्म। हाँ बस, और कुछ भी नहीं। तो ये बहुत सिंपल है। पेपर जज करना इतना आसान काम होता है कि मतलब आप इतने आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दिक्कत भाई ये है ना कि पूरा पेपर भी बता दिया जाए तो बच्चे के साथ दुर्भाग्य है कि उसे वो याद रहेगा नहीं ना। अभी 2 4 5 दिन पहले, नहीं अभी ये शिखर में या किसी में तो भी पेपर में क्वेश्चन आया है कि स्टेटमेंट लिखी हुई है कि 8 न्यूक्लियाई में से 6 के पास वॉल बनती है एम्ब्रियो सैक में, आया ना। हाँ तो वहां वो बच्चा सत्यम उसके सबसे ज्यादा एवरेज है। वो आ जाके डाउट लेकर आया था ये क्वेश्चन, सर ये मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा क्या नहीं समझ में आया स्टेटमेंट में, सर ये सही कैसे। मैंने कहा तू ये बता इसमें गलत क्या है। मैं तेरे से उम्मीद नहीं, अच्छा उसको नोट्स पूरे याद है। बहुत रेयर कंडीशन होगी जो उसको नोट्स की लाइनें नहीं बनती हो। मैंने कहा नोट्स में जहां अपन ने डायग्राम बनाया है, फिर थोड़ी देर, हाँ सर उसके बाजू में लिखा है, आपने क्लास में बोला कि दैट जिन 2 के पास में वॉल नहीं आई उनके नाम बताओ, तो आंसर दिया था पोलर न्यूक्लियाई। याद था, एग्जाम पे टाइम पे क्लिक नहीं किया, तो फिर पेपर बता के क्या लाभ भाई। पेपर बता के क्या फायदा, बता दिया क्लिक नहीं हो रहा। ऐसे कई इंसिडेंट हुए, कई पी एंड क्यू आर्म ऑफ क्रोमोसोम के बारे में घटना घट चुकी है ऐसी। ठीक है, ऐसी चीज हो चुकी है जब प्लॉइडी वाला क्वेश्चन आया था, वन इन द अदर जनरेशन, 2 जनरेशन एक साथ होती है, एप्लॉइड और डिप्लॉइड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने वो क्वेश्चन भी करा। मतलब बच्चा 3 4 दिन पहले एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पेपर के अंदर आ रहा है वही चीज। मतलब इतना पता नहीं क्यों, ऐसा प्रिडिक्शन बहुत आसान है कि क्या आ सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ा ना। ले लिख ले, बायो एसे ऑफ इथाइलिन, और इसे कहते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स। मैं तीनों को वर्बली बता रहा हूं, वो 3 रिस्पॉन्स कौन से हैं। वो 3 रिस्पॉन्स में नाम आता है, एक फॉलिंग ऑफ लीव्स, नंबर दूसरा शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स, तीसरा स्वेलिंग ऑफ नोड्स। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स बता रहे हैं, एक इनहिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म होता है, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, तो प्रमोट क्या करेगा, सीड डेवलपमेंट मैच्योरेशन। एक इंटरवल क्रिएट कर रहा है एम्ब्रियो बनने से सीड के जर्मिनेशन तक, और रोक रहा है सीड को एक अनफेवरेबल कंडीशन में थ्रेट में जाने से, कि ऐसा ना हो कि तुम जर्मिनेट करने की कोशिश करो और सीजन फेवरेबल ना निकले और बाहर सीडलिंग ग्रो ना कर पाए। मतलब रुक जाओ अभी, ये रोक के रखना भी बहुत जरूरी था। सही समय पर सही जगह जाना चाहिए। ये काम कौन करवा रहा है, एबीए। तो ऐसा नहीं कि ये गलत, ये यूजफुल है। मैच्योरेशन एंड डॉर्मेंसी क्रिएट करना, स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस। बायोएसे कुकुम्बर हाइपोकोटाइल टेस्ट इनिबिट करता है उसके ग्रोथ को, नहीं लिखते कोई जरूरत नहीं है। लेटरल ग्रोथ को इनिबिट करता है, जरूरत नहीं है। ये सब मतलब कैम्बियम का इनिबिशन।
नो वन इज गोइंग टू आस्क। बायो एसे तो एक ही का पूछना है उसको, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बायो एसे क्या है, एवेना कर्वेचर किसका बायो एसे है, इधर उधर यही चलता रहेगा। ओके, बस ये फंक्शन हो गए एबीए के, वही कहानी। सुनो, ऐसा है कि इफेक्ट ऑफ पीजीआर जो होगा ना, वो किस तरीके से होता है वो सुनिए। क्या लिख रहे हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एक्शन ऑफ पीजीआर, इंट्रिंसिक मतलब पीजीआर ऑन पीजीआर, लाइक लिख रहा हूं, लाइक पीजीआर ऑन पीजीआर, और इसका मतलब होता है इंट्रैक्शन अमंग पीजीआरस, और बाकी बाहर के तो लिखे ही हैं, तो हमें ना इसके ऊपर ध्यान देना है, करवाने दो इसको फिर समझना। तो वो कहते हैं डिफरेंट इवेंट्स इन प्लांट लाइफ may be the result of पीजीआर इन एक्शन। अब देखिए किस तरीके से मैंने लाइन को सिंपल किया एनसीईआरटी से, कि मे बी द रिजल्ट ऑफ पीजीआर इन एक्शन, कैसे, एज आइदर हो सकता है कि वो अकेले काम कर रहा हो, ए उसे कहेंगे इंडिविजुअलिस्टिक, अकेले अकेले काम कर लिया, एक दूसरा पीजीआर इंट्रैक्शन ऑफ पीजीआरस मोर देन वन पीजीआर, एक से ज्यादा पीजीआर का क्या हो, इंट्रैक्शन हो। ऐसे एग्जाम्पल कौन है, इस तरीके के एग्जाम्पल मुझे पता होने चाहिए, ठीक है। कैसे कैसे एग्जाम्पल आएंगे इसमें, बोलते हैं कि एपिकल डोमिनेंस में पढ़ा था ना, एंटागोनिस्टिक वाले, डॉर्मेंसी, अभी साइटो सॉरी जिबरेलिन्स और एब्सिसिक एसिड पढ़ा, एंटागोनिस्टिक। प्लांट मूवमेंट, सीड जर्मिनेशन,
एंड दीज इंटरेक्शन कैन बी आइदर, ये जो इंटरेक्शंस है वो कैसे हो सकते हैं? एज सिनर्जिस्टिक, साथ में काम कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, एक के बाद एक काम करके इफेक्ट को बढ़ा रहे हैं, और एंटागोनिस्टिक, अपोजिट काम कर रहे हैं। सिमिलर वे में many of extrinsic factors influence plant life events via PGR। मतलब यहां पीजीआर पर एनवायरमेंट ने असर डाला, यहां पीजीआर पर पीजीआर असर डाल रहा है। दीज इंक्लूड, इसमें कौन कौन आते हैं तो वो नाम सुनो। चार चीजें दी होंगी, वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन। फ्लावरिंग, वर्नलाइजेशन, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट, और एक और है उससे लिखूंगा डॉर्मेंसी। लो, डॉर्मेंसी दोनों तरफ है, पीजीआर पीजीआर, पीजीआर प्लस एनवायरमेंट। तो पीजीआर पर इंटरनल फैक्टर असर कर रहा था, पीजीआर पर एक्सटर्नल फैक्टर असर कर रहे हैं और काम करवा रहे हैं। तो प्लांट में होने वाले फंक्शन एनवायरमेंट के कारण हुए, पीजीआर ने करवाए। और यहां पर किसने करवाए? एक पीजीआर ने दूसरे से करवाया, या दोनों ने मिल के साथ किया, या एक ने दूसरे को करने से रोक दिया। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स। हमने सिनर्जिस्टिक का एग्जांपल पढ़ा कैलस फॉर्मेशन में, कॉम्प्लीमेंट्री में पढ़ा जब अलग अलग ऑर्गन बन रहे टिश्यू कल्चर के अंदर। एंटागोनिस्टिक की तो लाइन लगा दी थी भाई एब्सिसिक एसिड का एग्जांपल के साथ में। ठीक है, एंटागोनिस्टिक की तो लाइन लगी पड़ी है। That's it. क्या बचा है? नहीं है?